चलो, इसको लिख लो। सब इसको लिख लेना। इसके ओनली टैक्स को लिखना। बस ओनली टैग को लिखना और कुछ नहीं लिखना। इसको लिख लो। लिख लो। तो फिर तुम्हें दिखेगा नहीं भाई, लिखते लगे यार। फटाफट से लिख लेना, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ओनली टैग्स को लिखना। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चैट में यस या नो बोल लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम कल टैक्स पढ़ रहे थे, पैराग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसमें क्या है कि आपको अगर फॉर्मेट करना है विद द हेल्प ऑफ HTML, तो आप कैसे करोगे फॉर्मेट उसमें? ठीक है, तो वो देखते हैं। HTML5। लेट्स से मेरे पास एक पैराग्राफ है। मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ टुकड़ों में बांट देता हूँ, पीसेस में कन्वर्ट कर देता हूँ पैराग्राफ को, ताकि मुझे बहुत और डेटा भी मिल जाए। सबसे पहले आपके पास क्या था? बोल्ड। ठीक है। बोल्ड टैग का यूज क्यों करते हैं? ताकि हम जो कंटेंट है आपका, उसको थोड़ा बोल्ड दिखा सकें। उसका फॉन्ट वेट होता है, उसको बढ़ा सकें, या उसके फॉन्ट को थोड़ा थिक कर सके, मोटा कर सके। ठीक है। अगर आप बाकी को देखोगे और इसको देखोगे, तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा जो वेट है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। ये आपका होता है बोल्ड टैग की मदद से आपको मिलता है। बोल्ड टैग में क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें इंस्पेक्ट करोगे, तो आपको फॉन्ट वेट बोल्ड मिलेगा। ठीक है। कोई डाउट? आ जाओ। तो फॉन्ट वेट आपको क्या मिलेगा? बोल्ड मिलेगा। ये आपके पास कहाँ चले गए थे? जब भी आते हो ना, तो इनसे पूछ के आया करो, यहाँ पे बैठते हैं ना, उनसे पूछ लिया करो। किसकी? HTML की क्लास पढ़ रहे हो ना अभी तो? आ जाओ। ठीक। तो ये आपका बोल्ड कर देता है बी टैग। ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है? बोल्ड टैग, जिसे हम बी टैग कहते हैं। दूसरा आपके पास है, लेट्स से अभी क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मेरे को क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करना है।
क्योंकि अगर आप बोल्ड टैग को देखोगे, ये उतना ही कंटेंट ऑक्यूपाई करेगा या उतना डेटा ऑक्यूपाई करेगा जितना इसके अंदर होगा। ये लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करना है। ये नहीं, आप कहीं पर भी नेक्स्ट लाइन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास होता है बी टैग, बी आर टैग। ठीक है, ये जो बी आर टैग आपको मिलेगा, ये जो बी आर टैग आपको मिलेगा, ये क्या करता है, लाइन ब्रेक करने में मदद करता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे आपका लाइन ब्रेक हो चुका है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इसके साथ एक और टैग है। लेट्स से अभी क्या कर रहे हो आप, आपने बी आर कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया, आप चाहते हो कि लाइन भी बन जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे बन जाए, तो उसके लिए आपके पास एक दूसरा होता है एच आर। अब इसको जाके देखोगे आप, तो आपको मिलेगा एक नई लाइन मिल जाएगी। ठीक है, एक न्यू लाइन कन्वर्ट हो चुकी है। यह आपका होता है एच आर। जरूरी नहीं है कि आपको हर टैग में आपको क्लोजिंग मिले। ठीक है, जिस टैग के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं वो ज्यादातर क्लोजिंग टैग होता है। जिसके अंदर हम कंटेंट ही नहीं लिखते वो आपका क्लोजिंग टैग नहीं होता ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके पास है बी आर और एच आर। अब आपके पास दूसरा टैग कौन सा था फॉर्मेटिंग का, ईएम टैग। ईएम टैग का काम होता है इटैलिक कन्वर्ट करना। ईएम और आई दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, मैं पहले ईएम को लिख के दिखाता हूं और साथ में एच आर लिख देता हूं ताकि मेरा नेक्स्ट लाइन में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अब आपका जो भी आपका फॉन्ट था वो इटैलिक में कन्वर्ट हो चुका है। कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो चुका है, इटैलिक में। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है आई टैग। आई टैग भी वही काम करता है, बट ये पहले से गिवन है तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसे। जो ये आप काम कर रहे हो, जो भी आप ये काम कर रहे हो, इसको आप सीएसएस की मदद से चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। इटैलिक कन्वर्ट करना, फॉन्ट वेट को बड़ा करना, ये सारा काम आपका सीएसएस की मदद से हो जाएगा। अगर आप इसे इंस्पेक्ट करोगे तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको सीएसएस पहले से अवेलेबल है, लगी हुई मिलती है। ये यूजर एजेंट स्टाइल सीट है, ये पहले से लगा हुआ मिलता है। बाय डिफॉल्ट आपको ये सेट मिलेगा। जैसे हमने कल देखा था हेडिंग में, ये पहले से मिलता है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एचटीएमएल में नॉर्मल बिहेवियर है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। सेम जैसी आपका बोल्ड टैग है, जैसे आपका बोल्ड टैग है ये वाला, वैसे ही आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। अगर आप देखोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो चुका है। वर्षा अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर देना। रजनी राजपूत आप भी अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर देना। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा एच आर। अब आप यहां जाके देखोगे न्यू लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके हाँ, ये बोल्ड बोल्डर स्ट्रोक आपने टैग यूज कर लिया है, दोनों बोल्ड दोनों में फर्क क्या है? भाई यूज है तो है, ऐसी आपका ईएम टैग भी है और आई टैग भी है। ये गिवन है भाई पहले से। ठीक है, आप इसको यूज करोगे ही नहीं अगर सीएसएस पढ़ोगे तो। सीएसएस में आप डायरेक्टली जाके सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, इनडायरेक्टली ये भी तो सीएसएस ही अप्लाई कर रहा है। बस ये है कि दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। स्ट्रॉन्ग अलग एक फीलिंग देता है, बोल्ड अलग एक फीलिंग देता है।
मीनिंग है बस बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इंसर्ट। इंसर्ट के लिए और आप, हाँ, दो, चलो एक और कॉपी कर लेता हूँ इसको और नीचे। सबसे पहला है इंसर्ट। जब आप इंसर्ट टैग को लिखोगे तो ये क्या करेगा, इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अंडरलाइन कन्वर्ट कर देगा। ये क्या कर देगा, अंडरलाइन आपका कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आपके पास है, हाँ, कोई डाउट? ठीक है, एक आपके पास होता है डिलीट। लेट्स से आपने कभी देखा होगा $19.25 ये लिखा हुआ है, उसके रिप्लेसमेंट में उसमें डैश लगा के बोल देते इतना प्राइस नहीं है, आपका इतना प्राइस हो चुका है आफ्टर डिस्काउंट। ये वेबसाइट में दिखता है ना। ये बेसिकली आपका, आप इसको लाइन थ्रू करने के लिए आप DEL, डेल को यूज कर सकते हो। सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब क्या आपके पास 19.25 जो डॉलर है वो आपका लाइन थ्रू हो चुका है, और आपको जो मिल रहा है $12.25, ये आपका एक न्यू प्राइस हो गया। ये बेसिकली आफ्टर डिस्काउंट आपको दिखता है ऐसा, कहां पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, या कोई भी आप कहीं पे प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो वहां पे दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक आता है मार्क। इन दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं। आप कभी कभार, आपने देखा होगा जब बुक पढ़ रहे होते हो तो बुक में क्या करते हो, स्केच पेन से जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आप अंडरलाइन या उसको पूरा मार्क कर देते हो, है ना, कलर कर देते हो थोड़ा सा। तो वो चीज आप इसके अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको नीचे मिलता है। बाय डिफॉल्ट येलो कलर इसका नॉर्मल बिहेवियर है। अभी हम कुछ भी CSS को यूज नहीं कर रहे हैं, ये जो भी हो रहा है ये सारा प्री डिफाइंड, या बोलो जो HTML में बाय डिफॉल्ट जो CSS लगती है वो है। ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये है कि बाय डिफॉल्ट है, इसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो आप। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो, इसके बाद आपको आपको मिलता है, आपने कभी कभार देखा होगा ऐसा कुछ लिखा आता है, मैं P टैग के अंदर लिखता हूं H2O या O, ऐसा कुछ। ये बेसिकली आपका वाटर का सिंबल होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करें, इसको नीचे करना होता है हमें, तो हम लिखते हैं सब, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये पेस्ट। अब इसको नीचे जाके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा डिजाइन मिल जाएगा, H2O, है ना। तो ये आपके पास, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरा आता है, मैंने एक कॉपी सेव कर लेता हूं, पेस्ट, और यहाँ पे x⁻², ऐसा कुछ लिखा आता है, तो उसके लिए यूज होता है सब, सुपर 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 स्क्रिप्ट। सेव करता हूं तो यहाँ पे x⁻² मिलेगा आपको। तो ये है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। जो भी मैं यहाँ पे कर रहा हूं ये सारे काम आप CSS से कर सकते हो, बट जो ये HTML है इसका बाय डिफॉल्ट ये बिहेवियर है। ठीक है, ये यूजर एजेंट बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, ये पहले से बाय डिफॉल्ट इसमें CSS अटैच्ड होता है। हम ये सारे CSS को लिख, मतलब जो भी ये CSS है इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो आपको मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जो नए आए हैं वो लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो, इसको फटाफट से लिख लो, बस ओनली टैग लिखना है, ऊपर HTML फॉर्मेटिंग टैग लिख लेना और फटाफट से इनको लिख लो। जो नए आए फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको यहां तक लिखना है लिख सकते हो, फटाफट से लिखना, फिर उसके बाद साइटेशन और कोटेशन एलिमेंट भी बताना है।
वर्षा अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। रजनी अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन करो। ओनली टैग टैग लिखना, बाकी कुछ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप वो घर जाके गूगल से स्टडी कर सकते हो। ठीक है। चैट में लिख दो अपनी ड्यूकेट आईडी फिर। चैट में अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दो। स्टार्ट करें? लिख लिया इतना? चलो, नेक्स्ट टॉपिक डालो, साइटेशन एंड कोटेशन एलिमेंट्स। तो इसको फटाफट से बस ओनली टैग्स को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ओके। रजनी अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दो। ठीक है। ओके, डन। कोई और बचा? ठीक। इसको लिखो फटाफट से। ओनली टैग टैग को लिखना, बाकी और कुछ मत लिखना। ठीक है। टॉपिक ऊपर डालना है तो डाल सकते हो, एचटीएमएल कोटेशन और साइटेशन एलिमेंट्स। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? हाँ या ना बोल लो। लिख लिया? जी। आप दोनों लिख लिया? ठीक है। सही लिख लिया। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि भाई हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। ठीक है। जब मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूं तो सबसे पहले उसके रिव्यूज देखता हूं। ठीक है। उस रिव्यू का ब्लॉक जो होता है उसको हम, एक होता है ब्लॉक कोड की मदद से बना सकते हैं। ठीक है। लॉरेम इप्सम इस पे कंटेंट लिख लेता हूं, फॉर्मेट, और ओपन कर लिया। तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जितना भी स्पेस देखोगे आप, थोड़ा स्पेस मिलेगा, और कंटेंट हमेशा बीच में ही आता है। तो ये ब्लॉक कोड होता है आपका। ये भी आपका ब्लॉक मतलब लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, किसी थर्ड एलिमेंट को या टैग को इसको अंदर आने नहीं देता, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये आपका ब्लॉक कोड। इसी के साथ हम यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे जब भी आप टेस्टिमोनीज देखते हो तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या होता है कि डबल कोट्स आ जाते हैं। ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यू, जो आपके पास टैग है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे तो आपको कोट्स मिल जाएंगे, डबल कोट्स।
है ना। तो ये क्यू टैग की मदद से हो जाता है। अगर आपको ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक बनाने के लिए आप ब्लॉक कोड बना सकते हो ब्लॉक कोड से, और क्यू आपको उसके अंदर रखे हुए डबल कोड्स को यूज करने की, इन्वर्टेड कॉमा बेसिकली। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब तो पता ही होगा, एक बड़ा वर्ड उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिख देना या बताना। जैसे एज सुन एज पॉसिबल को आप क्या लिखते हो, ASAP लिख देते हो, है ना। आप CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको CBI बोलते हैं हम, है ना। आप रेलवे बुकिंग करते हो, IRCTC वो लिखा आता है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है, बट उसका पूरा नाम भी तो होता है। ऐसे ही आप यहां पर भी एब्रीवेशन यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एब्रीवेशन टैग या एलिमेंट बोल लो इसे। मैं लिखूंगा इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको मैं लिख दूंगा WHO। जो आपको दिखेगा वो दिखेगा WHO। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो WHO आपको दिखेगा। बट जैसे ही आप इस पे होवर करोगे तो छोटा सा आपको टाइटल, जो भी आपने उस टाइटल के अंदर लिखा होगा एब्रीविएशन में, एट्रीब्यूट टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर, वो आपको वहां पे पॉपअप में दिख जाएगा। ठीक है, आप अभी दिख नहीं रहा होगा, अगर जिसको दिख रहा है वो बेटर है, जिसको नहीं दिख रहा आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में उसे करके देखना, आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। आपको करना क्या है, अपना माउस उसके ऊपर लेके जाना है जो भी आपका कंटेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा जो भी आपने टाइटल के अंदर लिखा होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है BDO, बाई डायरेक्शनल। मतलब क्या हुआ, आप अभी देखो जैसे मैं इंडिया में हूं तो मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं। अब अगर आप सऊदी अरेबिया में चले जाओगे तो वहां पर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इस्लाम बेसिकली जो अरेबिक है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ऐसा क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BDO। इसमें एक डायरेक्टरी होता है DIR, डायरेक्शन के लिए होता है आपके एट्रीब्यूट। अभी मैं क्या लिखूंगा, कुछ भी लिख लो, इसको कॉपी कर लिया ऊपर ही और इसको यहां पेस्ट कर दिया, सेव। अभी यहां देखोगे, इसको मैं BR कर दूंगा क्योंकि ये आपका क्या है। तो अगर आप नीचे देखोगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा। ये आपका लेफ्ट टू राइट ही लिखा हुआ है अभी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप वीडियो यूज करोगे, वीडियो टैग यूज करते हो तो आपको मिलेगा लेफ्ट टू राइट। बट जैसे ही आप यहाँ पे एक होता है एट्रीब्यूट DIR के अंदर एक वैल्यू है RTL लिखोगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो उसके अपोजिट हो जाएगी। W पहले लेफ्ट में था, अब राइट में आ चुका है, उसके बगल में O आ चुका है। तो ये आप बाय डायरेक्शनल कर सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट। इसके बाद आपके पास है साइट, सॉरी पहले एड्रेस। पहले क्या होता था, HTML4 HTML1 HTML2 में जब कभी भी हमें एड्रेस को स्पेसिफाई करना होता था तो हमारे पास या तो P टैग यूज करते थे हम, या तो div टैग यूज करते थे, एक कंटेनर होता वो लिखते थे। अब हमारे पास HTML5 में आपके पास एड्रेस टैग अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर हम एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, देखो जब भी आप काम करोगे, कंपनी में भी कहीं पे भी काम करोगे, अगर आप प्रॉपर एलिमेंट को ले रहे हो जो कि मीनिंगफुल है तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर मैं कोई भी कोड देखूंगा जहां पे एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे एड्रेस ही लिखा होगा। उससे हमें ये मीनिंग पता चलता है, इसीलिए हम एड्रेस टैग का यूज करते हैं। जस्ट लाइक A43 नोएडा सेक्टर 16 उत्तर प्रदेश 201 301। तो ये आपके पास
हमेशा इसका जो कन्वर्जन होता है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर है, आप चाहो तो इसे नॉर्मल किसी और में भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, एक लास्ट आपके पास जो इसमें साइटेशन और कोटेशन मिलता है, वो है आपका साइट एलिमेंट या टैग। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, लेट्स से दिस वर्क इज हार्ड या इजी, कुछ भी लिख लो आप। लेट्स से आपने एक सेंटेंस लिखा, दिस वर्क इज हार्ड, मुझे वर्क को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ताकि अगर मैं देखूं तो मेरे को सबसे पहले वर्क पे ही आंख जाए। होता है ना कभी कभार पूरा टेक्स्ट देखते हो और पर्टिकुलर आपके पास एक वर्ड जो होता है वो टिल्ट होता है, कुछ और होता है, तो सबसे पहले आप उसी को देखते हो पूरे सेंटेंस में से। वैसे ही आप इसको दिखा सकते हो, उसे इंपॉर्टेंस देना बोल जाते हैं किसी वर्ड को। उसका कुछ मीनिंग होगा तभी तो आप उसको थोड़ा टिल्ट कर रखा होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क को, CIT साइट, और इसको कट करके यहाँ पे। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो पूरे टेक्स्ट में से आपको वर्क सबसे पहले आके दिखेंगी कि हाँ भाई वर्क कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे। तो इसीलिए हम साइट का यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना। सर अगर हम वर्क को इंसर्टेड टैग के अंदर डाल दें तो मेन्यू बार में हाँ, आप यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हो भाई, तुम्हारी इच्छा, एक के अंदर दूसरी भी टैग लगा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, जहां मन करे जो करे वो कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है HTML के अंदर कि आपको डिव के, आपको पैराग्राफ के अंदर या फिर साइट के अंदर आप इंसर्ट यूज नहीं कर सकते। आप जो टैग यूज करना चाहो यूज कर सकते। ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना। ठीक है, उसके बाद लिखो कलर, इसको लिखो, तब तक मैं आ रहा हूं। इसको इंस्टॉल करना है डाउनलोड वो खोल के हम डाउनलोड अपने आप से करेंगे उसी पे डाउनलोड करेंगे सेटिंग कुछ कर देंगे इसमें बस पहले फाइल बनानी है इसके दो इसके घर में नाम दो दो नहीं चार तक
सबने लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? ओके, तो सबसे पहले कलर, कलर क्या होता है? HTML में हमें कलर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस फॉर्मेट में करेंगे? हम उसको 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? लिख लो, बाय नेम, दूसरा होता है बाय RGB, एक होता है बाय HSL, और फोर्थ होता है बाय हेक्सा। ठीक है, हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा भाई यहाँ से। ठीक है, हमने कल एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था, ठीक है ना? तो उसको देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ ले लेता हूँ और लॉरी एप्सन लिख लिया। कंटेंट चाहिए था मुझे और कुछ नहीं। स्टाइल एट्रीब्यूट, उसमें कलर COLOR कलर लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर आप नेम के थ्रू लिख रहे हो, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, तो आप उसके थ्रू लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करोगे तो आपको मिलेगा कलर आपका रेड। ठीक है, ये आपका रेड कलर आ गया। ये तो था नॉर्मल बाई नेम के थ्रू। अब दूसरा तरीका है RGB। वो क्या होता है उसको देखते हैं। मैंने क्या किया, पी पैराग्राफ इसमें भी लिख लेता हूं, लॉरी एप्सन। ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। इसमें भी आपका स्टाइल होगा, इसमें तो RGB, और आप यहां पे लिखोगे, जो पहला वाला R होता है फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। ये 3 होते हैं। ठीक है, रेड ग्रीन और ब्लू। रेड की वैल्यू जो जाएगी, यहाँ पे 3 आपके पास रहेंगे, 3 ब्लॉक रहेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा रेड, दूसरा पार्ट होगा आपका ग्रीन, तीसरा होगा ब्लू। जो फर्स्ट पार्ट में जो आप वैल्यू दोगे, वो होल नंबर में दोगे। होल नंबर पता है? होल नंबर पता है स्टार्टिंग कहां से होती है? नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। हाँ ठीक है, तो सेम है कि आपका स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लास्ट जाएगा 255 तक। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लास्ट कितना जाएगा? 255 तक। सेम ऐसी 0 255, सेम ऐसी 0 255। तीनों की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगी 255 और मिनिमम होगी 0। ठीक है, आपको जो भी देना वैल्यू आप दे सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू दे दोगे सबको, तो आपका कलर आएगा व्हाइट। और लीस्ट वैल्यू मतलब 0 दोगे सब तीनों को, तो आपको मिलेगा ब्लैक। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर, जैसे लाइक मैं रेड को लिखना है, इसको मैं मैक्सिमम दूंगा और बाकी को दोनों को 0 0 दे दूंगा, तो आपको मिलेगा रेड। अगर मैं पहले रेड को 0 दूंगा और इसको आपको ग्रीन को मैक्सिमम दे दूंगा 255, और इसको दे दूंगा 0 ब्लू को, तो आपको मिलेगा ग्रीन। ऐसे ही आपका, मैं ब्लू को मैक्सिमम, बाकी दोनों को 0 0, तो वो मिल जाएगा आपको ब्लू। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं रेड ब्लैक के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सबको कर दूंगा 0 0 और सेव। इसको मैं ओपन कर लेता हूं, तो आपको मिल गया ब्लैक। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इसमें इसको दे दूं 255, तो आपको मिल जाएगा रेड। ठीक है, अगर मैं इसी को ही, इसको मैं 0 दे दूं और बाकी को दे दूं 255, तो आपको मिलेगा ग्रीन। ठीक है, और अगर मैं इसको मैं 0 दे दूं और लास्ट वाले को मैक्सिमम वैल्यू दे दूं, तो वो मिल जाएगा आपको ब्लू। बट तो अब यहां पे क्या है, आपका ब्लू आ गया। लेट्स से मैं तीनों में कुछ और वैल्यू दे देता हूं यहां पे।
ओके ठीक है भाई, दो अलग अलग है ना, दिक्कत हो रही है। सर किसी दो मैक्सिमम ले लेते हैं जब कौन सा लग रहा है नहीं, उनका। नहीं लेगा। मैं यहाँ पे 102 दे दिया और यहाँ पे 255 ले लेता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये मिक्स कलर आपको मिल जाएगा। तीनों में रैंडमली कोई वैल्यू दे दो तो आपको मिक्स कलर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन या राइज होता है कि हम क्या कलर कोड याद करें, है ना। उसके लिए कुछ मत करो, जाओ यहाँ पे, जाओ वीएस कोड में काम करो। वीएस कोड का एक फीचर है, तो यहाँ पे जो आपको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ क्लिक करो। आपको ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन मिलेगा, आपको येलो चाहिए तो येलो मिलेगा। सेव कर लो, ये ऑटोमेटिकली आपको गेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये आपके पास है कौन सा, आरजीबी कलर। किसी को आरजीबी कलर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, होवर करो इस पे, छोटा सा आइकन नहीं आ रहा आपको, इसके ऊपर होवर करो, आराम से सब दिख जाएगा। ठीक है, हम एज अ डेवलपर हमें इतना फर्क नहीं पड़ता डिजाइनिंग से। हमें मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं एज अ डेवलपर उसे दिक्कत ना हो, मतलब फ्लो ना चले, फ्लो ब्रेक ना हो, एरर ना आए। हमारा मेन मकसद ये रहता है। जो यूआई डिजाइनर्स होते हैं और जो यूएक्स डिजाइनर्स डेवलपर्स होते हैं, उनका मेन काम होता है कलर से रिलेटेड काम करना। ठीक है, यूआई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना। एज अ डेवलपर आपको नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सारी चीजें बनी हुई मिलेंगी। अगर आप किसी स्टार्टअप पे जा रहे हो तो आप टेम्पलेट उठाओगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास स्टार्टअप पे। ठीक है, इसके बाद आता है HSL। सेम ऐसे ही होता है आपके पास, तो इसमें आपको लिखना है स्टाइल और यहाँ पे कलर HSL। ठीक है, इसमें क्या होता है HSL। H फॉर होता है ह्यू, जिसका मतलब होता है कलर। S का मतलब होता है सैचुरेशन, इसे कहते हैं डार्कनेस। L फॉर लाइटनेस। ये तीन चीजें हैं, तीनों को याद कर लो। H फॉर ह्यू, जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, S फॉर सैचुरेशन, जिसका मतलब होता है डार्कनेस। L फॉर लाइटनेस। H मतलब होता है ह्यू, जिसे हम कहते हैं कलर। इसको हम दूसरे फॉर्म में कलर भी कह सकते हैं। दूसरा होता है S फॉर सैचुरेशन, जिसे हम कहते हैं डार्कनेस। और एक होता है आपके पास L, जिसको हम कहते हैं लाइटनेस। ठीक है, जब भी हम ह्यू की बात करते हैं, जो कलर इसमें रिप्रेजेंट होता है, इसमें रेड कलर, क्योंकि इसमें भी आपके पास प्राइमरी कलर होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि इन्हीं को कलर को मिलके आपके बाकी सारे कलर बनते हैं। ठीक है, तो रेड की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 0 डिग्री होगी। हम ह्यू को डिग्री में नापते हैं। किस में नापते हैं, डिग्री में। वहां पे होल नंबर था, यहाँ पे डिग्री होता है। उसके बाद अगर आपको ग्रीन लिखना है तो ग्रीन के लिए होता है 120 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आता है आपके पास ब्लू, जिसको हम 240 डिग्री में लिखते हैं। रेड की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री में। ग्रीन की वैल्यू 120 डिग्री और ब्लू की होती है 240 डिग्री। ठीक है, जो सैचुरेशन या डार्कनेस होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेके 100% तक। इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 0 से लेके 359, क्योंकि 360 = 0। ठीक है, तो ये डार्कनेस की वैल्यू होती है 0 से लेके 100 तक। अगर आपको कलर पूरा चाहिए, दिखना चाहिए जैसे नॉर्मल कलर दिखता है, तो आप 100% लिखोगे। अगर आपको 50% डार्कनेस चाहिए कलर के ऊपर,
तो 50% लिखोगे। अगर आपको पूरा डार्क चाहिए कलर, आपको कलर ही ना दिखे, तो उसके लिए 0। ठीक है। लाइटनेस भी 0 से लेके 100% तक करा जाता है। अगर आप 0 लिख दोगे तो ब्लैक आ जाएगा, 50 लिखोगे तो प्रॉपर कलर आ जाएगा, और अगर 100 लिखो तो पूरा व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 बाय 1 करके देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेड, 0। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 100%। याद रखना, हम बोलते तो डिग्री में, बट यहां लिखेंगे होल नंबर में, 0 से लेके 359 तक, बस। उसके बाद और दूसरे वाले को परसेंटेज देंगे, और थर्ड वाले को भी परसेंटेज देते हैं, लेट्स से 50%। आपको प्रॉपर ये कलर मिल जाएगा। लेट्स से मैं डार्कनेस जो है आपका ये वाला पार्ट है, इसको मैं 50 कर देता हूं। अब आप कलर देखना, जो रेड कलर था वो थोड़ा डल हो गया है। पहले बहुत लाइट आ रहा था, बहुत ब्राइट आ रहा था, अब डल हो चुका है। ये डार्कनेस कर रहा है, सैचुरेशन जो होता है वो करता है। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसे प्रॉपर 0 लिख दोगे तो पूरा डार्क हो जाएगा। ये ब्लैक कलर नहीं है, ये डार्क कलर है, डार्क कर देगा पूरा। ठीक है। उसके बाद लेट्स से मैंने इसको 100% लिख दिया पूरा। अब मैं यहाँ पे इसको 0 लिख देता हूं, तो ये क्या करेगा, आपका कलर ब्लैक कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, कलर ब्लैक कर देगा। अगर मैं वहां पे इसी को ही 100% दे दूंगा, तो आपको ये कलर क्या दिखाएगा, कुछ नहीं दिख रहा ना, ये व्हाइट है। ड्रैग कर लो, दिख जाएगा, ये व्हाइट कलर है। ठीक है। तो जब भी आप इसको यूज करोगे तो 50% इसकी लाइटनेस रखना, 100% इसकी डार्कनेस रखना, सैचुरेशन जिसे कहते हैं, और ह्यू में जो भी आपको वैल्यू देनी है वो दे सकते, 0 से लेके 359 तक। यहां पे लिख देता हूं मैं 50, और यहां पे लिख लिया रैंडमली 259, लेट्स से। तो ये आपके पास जो कलर आपको दिखता है, कलर कॉम्बिनेशन दिखता है, डिपेंड करता है आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 0 से 120 के बीच में अगर लिखोगे तो इसमें रेडिश इफेक्ट आता ही आता है। 120 से ऊपर जाओगे और 240 से नीचे रखोगे तो इसमें ब्लूइश आपको इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ग्रीनिश इफेक्ट। और अगर 240 से ऊपर जाओगे और 359 तक लिखोगे तो इसमें हल्का सा आपको ब्लूइश इफेक्ट मिलता है, डिपेंड ऑन आप किस रेंज पे हो। ठीक है, सेम ऐसी आपका RGB में भी होता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसको यूज ही नहीं करते हम, एज अ वेब डेवलपर हम यूज नहीं करते। है तो है, इसका यूज डिजाइनर्स ज्यादा करते हैं। अगर आप फोटोशॉप वोटोशॉप कर रहे हो तो ह्यू का बहुत, क्योंकि जो कलर है ना, HSL में क्या होता है, ब्राइट बहुत दिखता है। RGB में इतना ब्राइट नहीं दिखता जितना HSL में दिखेगा आपको। और जो बैनर्स होते हैं, फोटोशॉप वाले बैनर बनाते हैं, तो वो लाइट बहुत होता है, ब्राइट बहुत होता है, उसकी चमक बहुत दूर से होती है। तो इसीलिए उनके कलर अलग होते हैं, और हमारे नॉर्मल जो आप वेबसाइट में देखोगे उनके कलर अलग होते हैं। ठीक है। हमारे जो इमेजेस को भी देखोगे वो भी इतने ब्राइट नहीं होते एज कम्पेयर टू अगर जो फोटोशॉप से बन रहे हैं उनको देखना तो। ठीक है, यही फर्क होता है उनमें। पोस्टर्स के लिए अलग वो बनते हैं। ठीक है। लास्ट होता है आपका हेक्सा कोड। अगर आप कंप्यूटर कोड आपने किया होगा, कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, और कंप्यूटर लर्निंग या बाइनरी के नंबर में जानते होंगे, बाइनरी क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, ऑक्टा क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, तो आपको हेक्सा पता होगा। ठीक है। जो हेक्सा कोड होता है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 जो आता है उसको लिखते हैं A, फिर B लिखते हैं 11 को, C लिखते हैं 12 को, D लिखते हैं 13 को, E लिखते हैं 14 को, और F लिखते हैं 15 को। और इसकी वैल्यू टोटल 16 होती है, और ये जाती है 0 से लेके 15 तक, मतलब टोटल 16 वैल्यूज। ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
सेम केस। अब इसको लिखने का तरीका, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हैश। हैश सिंबल हम यूज करेंगे जहां भी अगर कलर कोड में आपको हैश मिल रहा है तो उसका मतलब वो हेक्सा कोड है। कलर के अंदर, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, ओनली कलर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे। उसके बाद जो पहला दो होता है कैरेक्टर, उसमें आपका रेड रेड होता है, रेड के लिए दो कैरेक्टर होता है, ग्रीन के लिए दो कैरेक्टर होता है, और आपका ब्लू के लिए दो कैरेक्टर होता है। मतलब टोटल इसमें 6 कैरेक्टर की वैल्यू आप देते हो, 0 से लेके F तक की वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे आप पहले दो होते हैं वो रेड के लिए होता है, दूसरा दो जो होता है वो ग्रीन के लिए होता है, और तीसरे दो होते हैं वो ब्लू के लिए होते हैं। ठीक है। तो इसको हम पार्टीशन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, रेड का हो गया, ग्रीन का हो गया, ब्लू का हो गया। कूल। अब अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देते हो, मैक्सिमम मतलब सबको एफ 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 देते हो, ग्रीन को भी एफ देते हो, रेड को भी एफ देते हो, ब्लू को भी एफ देते हो, तो आपको कलर मिलेगा व्हाइट। ठीक है। अगर आप सबको मिनिमम वैल्यू मतलब 0 देते हो तो सबको मिलेगा आपको ब्लैक। अगर आप रेड को मैक्सिमम वैल्यू देते हो और बाकियों को 0 0 देते हो वैल्यू, ग्रीन को 0, ब्लू को 0, तो आपको मिलेगा रेड। अगर आप ग्रीन को मैक्सिमम देते हो, एफ एफ देते हो, और बाकियों को 0 देते हो, तो आपको मिलेगा ग्रीन। अगर आप ब्लू को मैक्सिमम वैल्यू देते हो और बाकियों को 0 0 देते हो, तो आपको मिलेगा ब्लू। ठीक है। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू के साथ, तो आपको मिलेगा व्हाइट। ठीक है। अगर आप मिनिमम वैल्यू देते हो सबको, आपको मिलेगा ब्लैक। अगर आप रेड को देते हो मैक्सिमम वैल्यू, तो रेड आएगा, बाकी के मिनिमम। अगर आप रेड को 0 और ग्रीन को मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको ग्रीन मिलेगा। और अगर आपको ब्लू को मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको ब्लू मिलेगा। ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। लेट्स से यहां पर भी 2 बार एफ लिख रहे हो, यहां पर 2 बार 0 लिख रहे हो ग्रीन के लिए, और ब्लू के लिए 2 बार, मतलब रेड के लिए भी 2 बार 0 लिख रहे हो। लेट्स से ग्रीन के लिए 2 बार 0 लिख दिया, रेड के लिए 2 बार 0 लिख दिया, और ब्लू के लिए भी 2 बार एफ लिख रहे हो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, पहले वाला रेड के लिए, दूसरा वाला ग्रीन के लिए, और तीसरा वाला ब्लू के लिए। इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास होता है हेक्साकोड्स। इसके बाद आपको किसी को भी और को किसको भी किसी को भी लिखना हो, तो आप उसको इजीली लिख सकते हो। यहां पे लिख दिया, मैक्सिमम वैल्यू दे दी, और इसमें 5 5 दे दिया लेट्स से, तो आपको कलर उसके हिसाब से मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू दोगे, रैंडम वैल्यू। इसका भी वही सिस्टम है। इसको जाओ, होवर करो, जो आपको करना है, जरूरी नहीं है कि मुझे याद रखना उसे। ठीक है। ये कोड आपको इजीली मिल जाएगा। ये कोड आपको इजीली मिल जाएगा, आपको नीड नहीं पड़ेगी एज अ डेवलपर। एज अ डेवलपर, एज एक्सपीरियंस डेवलपर, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हेक्सा कोड। उसके बाद दूसरा आता है आरजीबी कलर। तीसरा हम जो यूज करते हैं एज अ बिगिनर लेवल पे, वो यूज करते हैं हम बाय नेम। एचएसएल को हम यूज नहीं करते एज अ डेवलपर। ठीक है, बस है तो है। ठीक है, जानना जरूरी है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, कोड नहीं पूछेंगे आपको। कैसे लिखते हो, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी देते हो, मैं कैसे कैसे करके उसमें वैल्यू पास कर सकता हूं, ये सारी चीजें। इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। इतना तो याद भाई, अगर रेड ग्रीन ब्लू है तो पूछ लेंगे, बाकी नहीं पूछते, उन्हें खुद याद नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपके पास है कलर। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना है, आगे बढ़े। टॉपिक डाल लो, सीएसएस। हम एचटीएमएल में सीएसएस को कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है। ऑनलाइन में सब लिख रहे हो ना? चलो सीएसएस को लिखते हैं।
हम CSS को कैसे यूज कर सकते हैं इन HTML, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करोगे तो अब HTML के साथ साथ CSS को भी यूज करोगे और JS को भी यूज करोगे, PHP भी यूज कर रहे हो, जावा में JSP यूज करोगे सर्वलेट, और अगर आप Node.js यूज कर रहे हो तो EJS UJS यूज करोगे। तो कहने का मतलब है आपको HTML कोड लिखना पड़ेगा या लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उसे डायनामिक करना होगा, स्टैटिक होगा तो डायनामिक करना होगा। तो अगर मुझे HTML का कोड लिखना है, ठीक है, उसके साथ मुझे CSS को एम्बेड करना है, यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? CSS को यूज करने के तीन तरीके। पहला तरीका है इनलाइन, दूसरा तरीका है इंटरनल, और तीसरा तरीका है आपका एक्सटर्नल। इसको लिखना है तो लिख सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन तीन तरीके से आप CSS को लिख सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो फिर स्टार्ट कर। जब आप इनलाइन पे, इनलाइन क्या होता है, आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, अभी तक हमने कलर चेंज करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था, उसी को हम इनलाइन कहते हैं। इनलाइन का मतलब होता है टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसमें स्टाइलिंग को चेंज करना। लेट्स से मैं P लिखता हूं, लॉरेप्सम, और यहां पे स्टाइल यूज कर रहा हूं कलर रेड, ठीक है। जो मैं ये चीज लिख रहा हूं ना, इसे कहते हैं इनलाइन CSS। क्या कहते हैं? इनलाइन CSS, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं, कलर आपको मिलेगा एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके दूसरा होता है इंटरनल। वैसे इनलाइन CSS के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, पहले उसे जान लो। इनलाइन CSS याद रखना, अगर आप किसी भी जगह पे किसी भी टैग में आप स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। दूसरी बात, अगले से आप CSS के अंदर अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इसे मोबाइल में चेक कर रहे हो तो मोबाइल के साथ कंपैटिबल रहेगा ये, डेस्कटॉप के साथ नहीं। इसका मतलब रेस्पॉन्सिव ही नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज में क्या है कि भाई अगर आप पैराग्राफ के अंदर ही CSS को लिखोगे तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, दाल और चावल को मिला लो, और जब आपको चावल की जरूरत हो तो चावल को अलग अलग करके देख लो। तो यही चीज आपके साथ इसमें भी होगी कल को, अगर आपको। और दूसरी बात इसमें कि ये, अगर लेट्स से मैंने कल एक और पैराग्राफ लिखा और मुझे सेम स्टाइल उसमें परफॉर्म करनी है, तो मुझे टोटली कॉपी करना पड़ेगा और टोटली वहां जाके पेस्ट भी करना पड़ेगा उस पर। ये भी ड्रॉबैक है। इसमें एक टाइम पे एक ही टैग के अंदर स्टाइलिंग परफॉर्म होती है। अगर आपको दूसरे किसी में करना है, सेम स्टाइलिंग को परफॉर्म करना है, तो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये भी इसके अंदर नुकसान है। तो ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है इसके, रेस्पॉन्सिव कभी नहीं करने देगा ये। इसी, जो ये ड्रॉबैक है, जो रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, आप एक से ज्यादा किसी पे CSS परफॉर्म नहीं कर सकते, या करना चाहते हो नहीं कर पाओगे, वो चीज आपको, जो ये ड्रॉबैक है इसका, जो एक इशू है, ये रिजॉल्व करता है आपका इंटरनल CSS, ठीक है। तो अब हम इंटरनल CSS लिखेंगे। इंटरनल CSS में क्या होगा, हम कभी टैग के अंदर कोई भी CSS नहीं लिखते, टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते, CSS नहीं लिखते। हम CSS को कहां लिखते हैं फिर? यहाँ पे हम इसको ज्यादातर हेड के अंदर एक स्टाइल टैग की मदद से लिखते हैं। आपको स्टाइल एलिमेंट है या टैग बोल लो इसे, इसके अंदर जाके हम इस पैराग्राफ के लिए या टैग के लिए CSS लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं, मैं नीचे क्यों नहीं लिख सकता? आप जहां मन करे जो भी कोड लिखना है लिख सकते हो, रन कर जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो रन नहीं करेगा। ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि आप कहीं पे भी कोड लिखोगे CSS, चाहे आप HTML का लिखो चाहे जावास्क्रिप्ट का लिखो, CSS वर्क कर जाता है। जावास्क्रिप्ट कभी बार दिक्कत आ सकती है, लेकिन HTML को तो पक्का कर जाता है, ठीक है। ये भी एक टैग ही है, तो कहीं पे भी लिखो तो वर्क करेगा ही करेगा। अब मुझे इस P पैराग्राफ पे स्टाइल परफॉर्म करना है,
तो भाई सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई कि हाँ मुझे कौन से पे करना है कलर या स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। तो अगर आपको कुछ ऐसा कंडीशन आता है तो सिलेक्टर यूज होते हैं, सीएसएस के अंदर सिलेक्टर्स होते हैं। उसके अलावा सीएसएस में अगर सिलेक्टर नहीं है तो आपका स्टाइलिंग परफॉर्म नहीं हो पाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट बोल लो या टैग के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? हम सिलेक्ट करते हैं तीन तरीके से। पहला होता है बाय नेम, सॉरी बाय टैग नेम, दूसरा होता है बाय आईडी, और तीसरा होता है बाय क्लास। आईडी और क्लास को हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल हम टैग के बेस पे देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पी लिखूंगा जो कि टैग है, और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर कलर रेड लिख लिया। सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। बट अब क्या हो रहा है, ये इंटरनल सीएसएस है। इसके फायदे, आप इसमें रेस्पॉन्सिव कोड लिख सकते हो। ठीक है, नुकसान क्या है इसका? एक मात्र ही नुकसान ये है, लेट्स से आपके पास 5 पेजेस हैं, पांचों पेज में हेडर होता है, फुटर होता है, सब कुछ होता है। तो 5 पेजों के लिए आपको अलग से स्टाइल टैग का यूज करना पड़ेगा, और वहां पे जो कोड लिखना है वो सब जगह अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसका ड्रॉबैक ये है, कोड डुप्लीकेसी हो जाएगा, कोड एक साथ दो तीन तीन बार आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये दिक्कत होगी इसके साथ। इसी को पूरा करता है, ये जो आपका इश्यू है, इसी को पूरा करता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, एक बाहर कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे आप एक फाइल बनाओ डॉट सीएसएस नाम से, आगे नेम कुछ भी दो, वो आपके ऊपर। मैंने स्टाइल दिया तो इसका मतलब नहीं स्टाइल ही देना, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और वहां पे आप उसके बाद जब लिखोगे एक्सटेंशन जो होगा, जैसे डॉट एचटीएमएल होता है, ऐसे यहां पे डॉट सीएसएस होगा। और जो कोड आप यहां पे लिख रहे हो सेम कॉपी करके आप यहां लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्या करते हैं, हम इसको करते हैं क्लोज, कमेंट कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूं और इसे नीचे करके इसको क्लोज कर लेता हूं। अब आउटपुट तो आया नहीं, अब आपकी सीएसएस कहां है, बाहर है। मुझे इसे लिंक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एचटीएमएल को भाई कि कोई एक फाइल है उसको लिंक करो, इसी में सीएसएस लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिंक टैग। ठीक है ना, लिंक टैग LINK। इसके अंदर ये भी बहुत सारे चीजें परफॉर्म करता है, हमें मतलब ओनली स्टाइलिंग से है, तो अब सीएसएस से। ठीक है, इसके अंदर एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है रिलेटिव स्टाइल शीट, क्योंकि सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केटिंग स्टाइल शीट, यही होता है। तो ये स्टाइल शीट ही होगा। उसके बाद आप यहां पे दोगे अपना पाथ। ये पाथ कौन सा होगा, जो आप जहां पे आपने जस्ट लाइक आपने, या तो आपका ये एब्सोल्यूट पाथ होगा, मतलब कहीं यूआरएल पे रखा हुआ पाथ होगा, या तो आपने अपने फोल्डर पे ही वहां पे कहीं पे इसको एक, आपने जहां प्रोजेक्ट है उसी में किसी फोल्डर के अंदर आपने ये फाइल रखी हुई होगी। तो आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया था, सेम फोल्डर में रखा हुआ था, इसीलिए मेरे को डायरेक्ट मैं स्टाइल डॉट सीएस लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। सेव करूंगा, अब आपको सेम सेम मिल जाएगा कलर। ये होता है एक्सटर्नल सीएसएस। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप इंटरनल सीएसएस लिखते हैं, लेट्स से जैसे मैं इंटरनल सीएसएस लिखता, तो इसमें क्या था, कभी कभार जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा कोड 4 या 5 या 10 लाइन का होगा। सीएसएस का 50,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है। अगर आप सब कोड को एचटीएमएल में लिख दोगे तो एचटीएमएल और सीएसएस को अलग बनाने का क्या फायदा? ठीक है, दूसरा, कोड को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे अगर हम एचटीएमएल के अंदर सारा कोड लिख देंगे एचटीएमएल और सीएसएस का। आप जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग इसलिए लिखते हैं ताकि अगर कल को दिक्कत आए तो हम उस सीएसएस फाइल के अंदर जाएं, वहां चेंजेस करें, दैट्स ऑल।
अगर मैं यहाँ पे 6 लाइन का कोड, 6000 लाइन का कोड होगा, तो फिर आपका HTML कोड भी तो होगा, उसमें भी कोड लगेगा। अब वो भी आपका जब बड़ा होगा, फिर आपको हर पेज के लिए अलग अलग CSS लिखनी पड़ेगी, इसको उठाना पड़ेगा। तो ये चीज को रिजॉल्व करता है, डुप्लीकेसी को रिजॉल्व करता है, साथ साथ में आपके जो फाइल है, जो फाइल के अंदर आपका डेटा रखा हुआ है, उसे भी बहुत इजीली मैप करता है, इजी कर देता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ये आप अलग फाइल बना के उसे लिंक कर दो। लिंक करने का फायदा, अगर आपके पास अब 10 फाइल भी होंगे ना, 10 फाइल में बस इतना लाइन लिखना है, 6000 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लाइन लिखो, इट विल वर्क फॉर ऑल। अब लेट्स से मुझे हेडर में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं इसमें CSS में जाके जो मैंने हेडर का CSS लिखा होगा एक जगह चेंज करूंगा, बाकी सब जगह चेंज हो जाएगा। आपकी 10 अगर फाइल भी होंगे, 10 फाइल में चेंज हो जाएगा। अगर आप इनलाइन CSS लिखते, इंटरनल CSS लिखते सॉरी, तो आपको हर 10 फाइल में जाके अलग अलग जाके उसे चेंज करना पड़ता, तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और कोड भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। अब कोई और भी कोड देखेगा, उसका आपका कोड देखेगा, तो हाँ बोलेगा हाँ भाई किसी एक्सपीरियंस डेवलपर ने कोड लिखा है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल CSS। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन CSS की। इंटरनल और एक्सटर्नल की प्रायोरिटी दोनों की सेम होती है, बस डिपेंड करता है आप लिख कहां पर रहे। अगर आप एक्सटर्नल CSS को बॉटम में लिखते हो, इंटरनल CSS को ऊपर लिखते हो, तो हमेशा एक्सटर्नल CSS चलेगा, उसका जो भी आप CSS करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इनलाइन एक्सटर्नल CSS को ऊपर लिखोगे, इंटरनल CSS को नीचे लिखोगे, तो आपका इंटरनल CSS चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप यहां पे देखो, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं ग्रीन। ये आपका ग्रीन है और ये आपका क्या है, रेड है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS में कलर क्या है, रेड है, और इंटरनल में आपका ग्रीन है। सेव करते हैं और इसको देखोगे तो आपको रेड मिलेगा, जबकि आपका वहां पे इंटरनल चल जाता, नहीं चलता। आप इसको इंस्पेक्ट करना, तो इसको देखना, जब कभी भी, हमेशा जो CSS अप्लाई होती है बॉटम टू टॉप होती है। इन इंस्पेक्ट आपको स्टाइलिंग में परफॉर्म देखोगे, जो टॉप में लिखा होगा वही CSS अप्लाई होता है। ठीक है, आप इसको देखोगे तो आप सबसे पहले तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है पैराग्राफ का, इसमें हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अब इसको देखो, ये आ गया CSS HTML लाइन नंबर 9, ये बताएगा जो आपका कलर आपका लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 9 पे आपके पास पैराग्राफ लिखा हुआ था, ये कलर आपका अप्लाई हुआ पहले। अब जैसे ही अप्लाई हुआ उसके बाद चला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चला। अब ये पार्ट ने बोला कि अच्छा P है, तो P को ओवरराइट कर दो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता CSS को तो ओवरराइट नहीं होता, बट यहाँ पे जस्ट लाइक मैं P की जगह H लिख देता हूँ, H1, और सेव। तो अब कोई है ही नहीं, इसलिए वो चल गया अब ग्रीन वाला। अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे P लिख दूंगा, अगर दोनों सेम सेम है, जो नीचे लिखा हुआ होगा, जो नीचे होगा कोड, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको ये टॉप में दिख रहा है। किसी को डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, उसके बाद अगर इतना तक कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर लेट्स से मैं इसे कट करके ऊपर लिख देता हूं, तो भाई ग्रीन वाला चल जाएगा। अब यहां देखोगे ऊपर वाला ऊपर से नीचे आ गया, नीचे से ऊपर चला गया, क्योंकि पहले क्या चला, स्टाइल शीट चला अकॉर्डिंग टू लिंक के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर आपने क्या है, आपका इंटरनल CSS चला, और ये आपका ग्रीन कर गया। मेरे मुताबिक जब भी आप काम करना, ठीक है ना, एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर पर बता रहा हूं, कर चुका हूं मैं काम, तो हमेशा एक्सटर्नल CSS को ऊपर लिखना, इंटरनल को नीचे लिखना। हमेशा एक्सटर्नल को ऊपर लिखना, इंटरनल को नीचे लिखना, क्योंकि एक्सटर्नल में आपने बहुत CSS लिखा होगा, हो सकता है कि किसी फाइल में आपको उस एक्सटर्नल CSS से इश्यू आ रहा हो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के, तो आप उस फाइल के लिए आप ओवरराइड कर सकते हो, जैसे अभी हो रही है ओवरराइडिंग, ऐसे आप ओवरराइड कर सकते हो इंटरनल CSS की मदद से।
ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्या? नहीं, ये खुद लिखना पड़ता है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये पहले इसमें बाय डिफॉल्ट है। एडिटर का ये तो फायदा है, लेकिन अगर मैं वहां पे कुछ और नाम दूंगा तो यहाँ पे मुझे और नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका ही फायदा बता रहा हूं। लेट्स से अब एक क्वेश्चन और भी राइज होता है, आप क्लाइंट साइड काम कर रहे हो, कुछ क्या? आई बताऊंगा, आई बताऊंगा अभी। ये समझो कि आपने सेम फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है ना? अभी आपने सोचो कि सेम फोल्डर में रखा हुआ है, पाथ के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और भी राइज आता है, दिक्कत क्या आ रही है? अब अगला बंदा बोलता भाई मैं क्यों लिखूं इसे, इसे हटा देता हूं। ये भी क्वेश्चन राइज होता है। इससे पहले एक एनालॉजी सुनते हैं। जब कभी भी आप काम करते हो, आप काम कर रहे हो या फिर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, तो क्या होता है? उसके जितने भी एसेट्स होते हैं वो आपके ब्राउजर में लोड होते हैं। जब वो पूरे डाउनलोड हो जाते हैं तभी आपको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। ठीक है, तो जब ब्राउजर में लोड हो जाता है तभी तो आपको दिखेगा। ऐसे ही आपका एक्सटर्नल सीएसएस होता है, जब तक ये लोड नहीं होगा प्रॉपरली आपको कुछ शो ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको पहले, नेटवर्क टैब है, इसको रीलोड करना, तो आपको मिलेगा एक HTML फाइल, ये सबसे पहले चलेगी। उसके बाद है स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको भूल जाओ, अभी इंस्टॉल्ड हुक इसे भूल जाओ। आपका स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है, ठीक है? ये दो फाइल आपको हमेशा अभी के तौर पे जो अभी काम कर रहे हो उसके हिसाब से दो फाइल मिलेगी, ठीक है? अब इसमें हर चीज बता देता है, कितना सा टाइम लगा, कितने साइज की ये फाइल है। नेटवर्क टैब को आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा में हद से ज्यादा, ठीक है? तो इसको आप यूज करोगे। अब मैं यहां पे इसको हटा देता हूं और सेव करता हूं, तो यहां से आपको हट जाएगा। 2 मिनट रुकना, बताता हूं जिसका क्वेश्चन जो भी हो, जो मुझे बताना है उसको पहले बता दो। ये हट गया यहां से। अब आपकी स्टाइलिंग परफॉर्म नहीं हुई, ठीक है? तो रिलेटिव स्टाइल शीट का काम ये है, वो ब्राउजर को बताता है जो इसके अंदर आपने जो HREF एट्रीब्यूट यूज किया है उसके अंदर जो कंटेंट होगा CSS का कंटेंट होगा। अगर आप उसे नहीं लिखोगे तो वो उसे लोड नहीं करेगा, और अगर लोड नहीं करेगा तो भाई दिखेगा नहीं, ठीक है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। आप ये लोड रीलोड करोगे तो कर जाएगा। कौन सा टैब? नेटवर्क टैब, ठीक है भाई, ठीक है? इसका यूज आप बहुत ज्यादा करोगे। आप डेव टूल के अंदर, ये जो डेव टूल आपको दिख रहा है इसका यूज आप बहुत ज्यादा करोगे। पहली बात तो हर टाइम एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप इसी को ही खोलोगे, ठीक है? क्या बताना है और बताओ भाई। नेटवर्क टैब का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर सकें हमारे ब्राउजर में क्या क्या लोड हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, सब कुछ। अभी भी आप अगर आप कोड करते हो, ठीक है, और जाके इंस्पेक्ट करना, नेटवर्क टैब में जाना, तो आपको जो भी कोड आप वहां लिखोगे आपको यहाँ पे लोड हुआ मिलेगा। अगर यहाँ पे लोड नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो, ओपन कैसे होगा? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। एक होता है कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, शॉर्ट फॉर्म है इसका, इन विंडोज, ठीक है? तो नेटवर्क टैब है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।
नेटवर्क टैब में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप यूज करोगे। नेटवर्क टैब में बहुत और भी चीजें हैं जिसका आप यूज करोगे। उसमें सबसे पहला एग्जांपल है आपका एलिमेंट का, जिसमें आपको जो भी आपका HTML का कोड होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आप इसको यहाँ पे जो भी क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर CSS अप्लाइड है तो दिख जाएगी। ये आपका एलिमेंट में काम आता है। उसके बगल वाला कोड होता है आपका कंसोल का। यहाँ पे जो भी आप JS लिखोगे, उसमें लॉग करोगे, कोई कुछ डेटा गेट करोगे, वो यहाँ पे दिखेगा। या कोई एरर JS से रिलेटेड आ रहा है तो वो यहाँ दिखता है। ठीक है। उसके बाद सोर्स फाइल होता है। ये फाइल जो होता है इसके अंदर जो भी आपका सोर्स होगा, मतलब जो भी आप लिख रहे हो वो सारा यहीं पे दिख जाता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट की खासियत है कि आप यहाँ पे ओवरराइड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डेटा को ओवरराइड कर सकते हो आप। तो आपको यहाँ पे रन टाइम पे चेंजेस भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे CSS को भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ लेट्स से, तो रन टाइम में आपको चेंज भी मिल जाएगा। इसका यूज आप इसलिए करोगे ताकि देख सको कि हम कब किसको क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं रन टाइम में। यहीं पे CSS अप्लाई कर दी, चेंजेस देख लिए, हाँ भाई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, उठा के पेस्ट कर दिया। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि पहले हम CSS लिखें फिर वापस देखें, नहीं अच्छा नहीं लग रहा फिर दोबारा जाएं चेंज करें फिर यहाँ करें। सबसे बढ़िया तरीका इंस्पेक्ट करो, जो भी आपके पास वहां पे क्लास होगा, ID होगा या टैग होगा, उसके बिहाफ पे आपको कल वहां पे वो मिलेगा, CSS मिलेगा, वहां चेंजेस करो, रन टाइम में देखो और उसे चिपकाओ। वो बेटर अप्रोच रहती है। ठीक है। उसके बाद सोर्स तो समझ में आ गया। जो भी आपका सोर्स होगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जितना भी आपका कोड होता है वो सारा यहाँ चिपका रहता है। इसका जो एक्सटर्नल जो स्टाइल वाला है इसको इग्नोर मारना। ये लाइव सर्वर यूज कर रहा हो तो बाय डिफॉल्ट ये दे देता है। ठीक है, इसको इग्नोर मारो। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे CSS में मिल जाएगा आपको style.css, अगर ये लोड होगा तो। नेटवर्क टैब है, इसका यूज आप हेवनली करोगे ताकि चेक कर सको क्या क्या लोड हो रहा है। इसमें यही फायदा है कि कल को आप कोई API से डेटा गेट कर रहे हो, ठीक है, तो नेटवर्क टैब में आपको दिख जाएगा कोई API हिट हुआ है, उसे डेटा क्या आ रहा है, उसमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, उसमें एरर क्या आ रहा है, सारा कुछ। ठीक है। परफॉर्मेंस इतना नहीं देखते हम सबसे ज्यादा आपका एक होता है एप्लीकेशन। इसमें आपके पास लोकल स्टोरेज, कुकीज और सेशन स्टोरेज, इन तीन को देखते हैं। इंडेक्स DB बेसिकली डेटाबेस के कनेक्टिविटी के लिए होता है। हम कभी भी फ्रंट एंड से डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करते, कारण आपका डेटा हर कोई देख सकता है, क्योंकि जो फ्रंट एंड का कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा या फिर जो आपको क्लाइंट साइड दिखता है उसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको नहीं देखते। उसके बाद सिक्योरिटी है, ये आपका HTTP जो भी सिक्योर्ड वाला होता है। लाइट हाउस का काम होता है कि आपकी जो स्पीड है, दिख रहा है सबको? ठीक। तो लाइट हाउस का जो यूज होता है, 40 मिनट का टाइम होता है सेशन टाइम जूम मीटिंग का, इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लिया करो। हमेशा तो डिस्कनेक्ट ही हो रहे हैं। डिस्कनेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सेशन टाइम होता है जूम का। ठीक है ना? आम्ही का टीचर काही बदलू दिन सकाळचं का कल तो बार बार अगर आपको डिस्कनेक्ट जैसे होता है ज्वाइन कर लिया करो दोबारा से। ठीक है। लाइट हाउस के बारे में सुनो। जो भी आपकी पेज स्पीड होती है, ठीक है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये गूगल का बनाया हुआ है कि आप जो बना रहे हो वेबसाइट, उसकी लोडिंग स्पीड कितनी होगी। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, SEO कैसी होगी, डेस्कटॉप है मोबाइल में कैसा, कितनी स्पीड आएगी, तो उसको एनालाइज करने के लिए आप एनालाइज कर सकते हो।
ठीक है, अभी तो स्टैटिक है, तो अभी क्या ही कहने, अब इसको आपको जो स्पीड मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, 100%। भाई ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो सीएसएस का होता है। तो अभी परफॉर्मेंस आपको 100% मिल रहा है बिकॉज ये स्टैटिक है। स्टैटिक वेबसाइट की हमेशा 100% ही आपको वैल्यू मिलेगी परफॉर्मेंस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक और है, नहीं और कुछ नहीं है। तो यही चीजें इसमें एलिमेंट हो गया, कंसोल हो गया, सोर्स हो गया, नेटवर्क टैब हो गया, आपका एप्लीकेशन हो गया, इसका और लाइट हाउस का, इसका यूज बहुत करोगे आप। लाइट हाउस का बहुत कम करोगे लेकिन बाकियों का बहुत करोगे। स्टैटिक वेबसाइट जो आप एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से मिलकर बनाते हो, दोनों को मिलकर बनाते हैं, और कुछ नहीं। जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत यूज करते हो आप, ठीक है, बट वो रन टाइम पे डायनेमिक चेंजेस नहीं करता, ठीक है, उसे हम स्टैटिक फाइल कहते हैं। तो एचटीएमएल में अगर कोई भी आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हो तो स्टैटिक फाइल ही होता, वो डायनेमिक नहीं होता, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत कुछ, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं भाई, कल क्लास नहीं हुई। हाँ हाँ, वो प्रॉपर्टी है, वो सीएसएस की प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी ना कह रहे हो, ये प्रॉपर्टी है। हम सीएसएस को एक्सटर्नल और इंटरनल में ऐसे ही लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। क्या- ये ये तो टैग नेम है। हम सीएसएस को तीन तरीके से सिलेक्टर जो होता है ना, सिलेक्टर वैसे चार होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जब हम करते हैं तो हम, एक तो तरीका होता है आपका बाय टैग नेम, बाय आईडी, बाय क्लास नेम और बाय एट्रीब्यूट भी आता है। ये टैग आपको ये मिला, ये पी क्या है, ये टैग ही तो है, इसी की मदद से किया। हाँ भाई, वीकेंड को ही क्लास होती है, वीक डेज में क्लास नहीं होती। अगर लेना है तो आप अपना बैच स्विच कर सकते हो, कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एचटीएमएल का, ठीक है। एचटीएमएल ही हो, थोड़ा बहुत उसमें हो रखा है लेकिन बैकअप देना है, तो आप उसमें आ सकते हो वीक डेज में। कल 12 बजे आ जाना अगर वीक डेज में आना है तो, ठीक है। वीकेंड है तो भाई जो आप जॉब अप कर रहे हैं तो उनकी बात अलग है, तो उसमें कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वीक डेज में 1 आवर की होती है, वीकेंड में 1.5 आवर में 1.5 घंटे की होती है, 1.5 आवर की। हाँ हाँ, अगर तुम्हें मतलब अभी तुम्हें जरूरत नहीं है जॉब ऑफ जल्दी। जावा का सचिन सर से क्लास नहीं लेते क्या तुम?